जो लेखक कहता है कि सिंध अब स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु सभ्यता में जो है व्यापार के साथ खेती भी होती थी। फिर ये भी माना गया था, पहले ये माना जाता था कि यहाँ के लोग अन्न नहीं उपजाते बल्कि क्या करते हैं, उसको बाहर से मंगाते हैं, यानी कि आयात करते हैं। लेकिन अब क्या सिद्ध हो चुका है, जब वहाँ पे खुदाई की गई है तो उससे ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ के लोग जो है खेतीबाड़ी और पशुपालन भी किया करते थे। ठीक, अब होता क्या था, शुरू शुरू में जो है लोहे के धातु का प्रयोग, धातुओं में जो है लोहे का प्रयोग नहीं होता था, पर पत्थर और तांबा, इनसे जो है कि वो हथियार बनाए जाते थे। ठीक है बेटा, ठीक। तांबे की खानें राजस्थान में भी थी, इसके उपकरण कृषि के लिए तैयार किए जाते थे। तांबा और पत्थर, ताम्र युग वाली बात आई थी, यानी कि ऐसा युग जिसमें तांबे की शुरुआत हो चुकी है। ठीक बेटा। यहाँ के निवासी जो है रबी की फसल उगाते थे, जिसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने के जो है अवशेष वहाँ पे मिले हैं। इन चीज़ों को, इसकी चीज़ों को रबी की फसल में क्या क्या होता था, कपास, गेहूं, सरसों और चना, ये इनके जो है वहाँ पे प्रमाण मिले हैं। ज्वार, बाजरा, खजूर, तरबूज, अंगूर, ये भी जो है वहाँ पे पैदा किए जाते थे। मतलब ये जो है बाद में ये सिद्ध हो चुका है, पहले लोगों ने ये माना कि ये संस्कृति जो थी, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो सिंधु वासी थे, हड़प्पा वासी थे, वो क्या करते थे, खेती बाड़ी नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब वहाँ पे खुदाई की गई, जब लोगों को वहाँ पे फसलों के अवशेष मिले, गेहूं, जौ, तो इस तरह से लोगों ने बोला कि नहीं, ये लोग खेती बाड़ी और पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है बेटा। अब कपास के बीज नहीं मिले, अब कपास में रबी की फसल में कपास भी उगाते थे, लेकिन उसके बीज तो यहाँ पे किसी को नहीं मिले हैं, लेकिन कपड़ा मिला है। तो कपड़ा किससे बनता है, कपास। तो इस तरह से जो है पुरातत्वविदों ने जो है ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे जब कपड़ा मिला है तो इसका मतलब क्या है, ये लोग कपास का भी उत्पादन करते थे, क्योंकि वो कपड़ा क्या था, सूती कपड़ा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई भी होती थी। यहाँ भी इस चीज के भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं कि उस समय के लोग कितने विकास की चरम सीमा पे थे, कितनी अच्छे ढंग से उन्होंने नगर बसाया, हर चीज फसलें उगाते थे, फिर वहाँ पे सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे। ठीक है बेटा, पशुपालन करते थे। तो ये सभ्यता जो है अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही उन्नत सभ्यता कही जा सकती है। ठीक है बेटा। अब रंगाई कताई, सोचो कि इन लोगों को रंगों का भी ज्ञान था कि किस तरह से जो है कपड़े को सुंदर बनाया जाए, उसमें जो है चित्रकारी करना, किस तरह के रंग लगेंगे, तो इनको रंगों का भी ज्ञान था। लेखक बताते हैं कि जो महाकुंड है उसके उत्तर पूर्व में ढलान वाली एक लंबी इमारत है, जिसके 3 ओर बरामदे हैं। तो कहते हैं कि जो ये इमारत है, इसको जो है ज्ञानशालाओं की इमारत, यानी कि यहाँ पे जो है अनुष्ठान होते होंगे या सामूहिक ज्ञान की बातें, सत्संग वगैरह जैसा होता ही आजकल, तो इनको जो है वो ये चीज इस इमारत को मानते हैं। इसके दक्षिण में टूटी हुई इमारत के बीच खम्भों वाला हॉल है, जो संभवतः सामुदायिक या प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। सामुदायिक या प्रशासनिक केंद्र मीन्स जहाँ पे बैठकें होती होंगी, जो सामुदायिक रूप से जो है सबके लिए खुला है, तो उस तरह से जो उसको एक कमरा मान। अब यहाँ पे लेखक बताता है कि पूर्वी भाग में जब वो वहाँ पे गए हैं, एक यात्रा वृत्तांत लेखक ने ये लिखा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो लेखक जब जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को देखने के लिए गए, हड़प्पा गए, मोहनजोदड़ो गए, तो वहाँ पे जो है उन्होंने देखा कि पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इसके विपरीत था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं, ये किस चीज की पहचान है, संपन्नता। ये भी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अब आजकल कहाँ होती चौड़ी सड़कें, होती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमें जो है कहीं कहीं पर अपने आप की गाड़ियों को निकालना पड़ता है, या पैदल जाने की भी जगह नहीं बचती है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े घर हैं और बहुत कुएं, यानी कि पानी की सुविधा के लिए जो कुओं की संख्या भी बहुत अधिक है। तो ये इस सभ्यता की संपन्नता का प्रतीक है।
उसके पास हर चीज की सुविधा उपलब्ध। ठीक है बेटा। अब हाँ, अब यहाँ पे जो है पुरातत्वविदों ने जो है खंडरों को अपने अपने नामों में हलकों में बांट रखा है। माना जैसे आप गए, आपने वहाँ पे खुदाई की, आपको जो मिला तो आपने अपने नाम पे जो है उसका नाम रख दिया कि भाई ये मेरा, मैंने खुदाया, मैंने इसको ढूंढा है तो इसका नाम मेरे नाम पे ही हो गया। माना किसी राजू, राजू नाम का हल्का, राजू तोप हमने कहाँ देखी, राजू तोप के नाम से वो फेमस हो गए। तो इस तरह से जो है ये सबसे पहले फिर इसमें जो है डीके हल्का यानी कि काशीनाथ। ठीक है, दीक्षित काशीनाथ हल्का। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जिसमें मुख्य सड़क है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो काशीनाथ दीक्षित जी ने यहाँ पे खुदाई कराई है, उसमें जो चीज मिली है, इसमें एक मुख्य सड़क है जो अब खाली थोड़ी ही बची है, क्योंकि वहां पे पहले भी बात आई थी कि ज्यादातर रेलवे लाइन की भेंट चढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो मुख्य सड़क है ये इतनी चौड़ी है कि इसमें जो है 2 बैलगाड़ियां आराम से आ जा सकती है। ठीक है बेटा। संभवतः यह सड़क बाजार जाती होगी, हो सकता है। दोनों ओर घर है, परंतु सड़क की ओर घरों की भीड़ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप चंडीगढ़ कभी गए होंगे तो जितने भी घर हैं उनके बैक साइड जो मेन रोड की तरफ है उनका बैक साइड होगा। हम क्या करते हैं अमूमन, हम देहरादून वालों का क्या है कि मेन रोड पे गेट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो सेक्टर्स में बसा है तो प्रत्येक सेक्टर की जो है अंदर अपनी सड़क है, ये गेट है। मेन सड़क पे जो है किसी भी घर का जो मुंह है या गेट है वो नहीं खुलता है। इस सड़क के दोनों ओर घर है, सड़क की ओर क्या है, पीठ। घरों का जो पीठ है वो सड़क की तरफ है, जबकि मुंह अंदर की तरफ है। गलियों में दरवाजे कहाँ खुलते हैं, गलियों में अंदर की तरफ खुलते हैं। शायद इस शैली को जो है कारबुजिए एक डिजाइनर चंडीगढ़ का मैप तैयार किया है। अब आ गई इसमें चंडीगढ़ वाली बात भी इस चैप्टर के अंतर्गत आ चुकी है। मतलब जिस तरह से जो है इसी को से प्रेरणा लेकर के शायद जो है इस डिजाइनर कारबुजिए नामक जो डिजाइनर है उसने चंडीगढ़ को बसाने के लिए जो तरीका अपनाया तो शायद यही सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का जो तरीका था वही अपनाया होगा। ठीक है बेटा। अब लेखक आगे लिख रहा है कि सड़क के दोनों ओर क्या है, बाहर बस्ती के भीतर समानांतर नालियां भी हैं। नालियां जो घरों के भीतर से पानी बाहर हौदी तक लाती थी। जैसे नालियां होती है, हम लोग आजकल पाइप डालते हैं, लेकिन उस समय नालियां घरों के अंदर से जो गंदा पानी है, अपशेष पानी है, उसको बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। फिर बेटा वो कहीं कहीं पर खुली हैं, लेकिन कहीं ज़्यादातर बंद है। परंतु ठीक है, बंद मीन्स ताकि गंदगी बाहर ना आए। मैंने पहले कहा था कि ये लोगों ने जो भी बसावट अपनी बसा रखी है वो बिल्कुल सोच समझ के बसाई है। जैसे आज के युग में हम लोग देखते हैं कहीं पे अगर आप खड़े हो जाए तो कितनी दुर्गंध आती है, नाले किनारे आप खड़े हो, चारों तरफ खुली नालियां हैं, हमारे मच्छर देखते हैं आप अपने आसपास भी। लेकिन उस समय के लोगों ने क्या तकनीक अपना रखी थी, वो नालियों को ढक कर रखते थे। कहीं कहीं पर खुली है वो अलग चीज है, लेकिन ढकी हुई नालियां कहते थे। ठीक है बेटा। ये इससे पता चलता है कि ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बड़े जागरूक थे, यानी कि ये लोगों का जो है साफ सफाई पसंद है तो स्वास्थ्य के प्रति होता है। ठीक। फिर उसके बाद इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता ज्ञात संस्कृतियों में अकेली संस्कृति है जिसने जो है जमीन के अंदर से पानी निकाला है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो है जितनी भी सभ्यताएं हुई है इसमें जो है सबसे जो सभ्यता मानी जाती है जिसने जमीन के अंदर से भूजल प्राप्त किया, यानी कि कुएं जो है जहां मिले हैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही पहली सभ्यता है जिन्होंने जो है जमीन के अंदर से पानी निकालना शुरू किया। अमूमन लोग नदियों से या झरनों से जो भी पानी होता है वो निकालते थे, लेकिन इस सभ्यता के लोगों ने क्या किया है कि जमीन के नीचे से भी जो है पानी निकाला है। क्यों? यहाँ पे जो है कितने कुएं हैं, 700 कुएं यहाँ पे मिले हैं। 700 कुओं का मतलब आप समझते हैं कि जमीन के अंदर से ये लोग निकालते हैं। अब वही वाली बात आ गई कि भाई सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता क्यों, सभ्यता जो है समाप्त हो गई हो, उसमें आप 3 ही कारण लिख सकते हैं। या तो सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी इस वजह से हुआ, या तो फिर इन लोगों ने अब 700 कुएं खोद दिए हैं। अब उन कुओं से जो है सिंचाई के लिए पानी, जमीन के अंदर से पानी लगातार निकाले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जमीन के अंदर का पानी समाप्त हो गया हो, इस मारे जो है ये सभ्यता समाप्त हो चुकी है। 2 कारण तो यही हो सकते हैं। तीसरा किसी आपदा भूकंप की वजह से जो है ये लोग
ये सभ्यता हो सकता है समाप्त हो गई। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर पानी की निकासी बेजोड़ है। ठीक है बेटा, घरों की दीवारें मोटी हैं। ठीक, उसके बाद सभी घर पक्की ईंटों के बने हैं। ठीक, कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, और मामूली स्थानों पर जो है कहीं कहीं पे पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है, ताकि जो है नालियां ढकी रहे। ठीक है बेटा। अब यहाँ के घरों की खासियत, यहाँ पे जो है दीवार पर केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़कियां नहीं है। हो सकता है कि जो नीचे नीचे की दीवारें बची है, हो सकता है खिड़कियां थोड़ी हाइट पे रहती होंगी, वो लोगों ने ये अनुमान मिला है। ठीक है बेटा। फिर बीसी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है यहाँ पे किसी घर के अंदर से। ठीक है बेटा। तो जो ताम्रयुग था, यानी कि तांबे की मूर्ति, यहाँ पे इन लोगों को धातु लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन तांबे का ज्ञान था, ये आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक, इस तरह से बेटा थोड़ा सा आगे जाके फिर एक किस्सा और है, जहाँ पे जो है रंगाई का जो कारखाना है, जहाँ पे रंग रोगन का काम, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा मिला है, रंगाई का सामान मिला है कि भाई जिससे जो है कपड़ों में रंग किए जाते होंगे, क्योंकि एक कपड़ा तभी अच्छा लगता है। आप देखते हैं आजकल कई तरह के डिजाइन है, कई तरह के कलर्स है, तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को क्या है, रंगाई का भी, रंगों के बारे में भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है अब लेखक करता है यहाँ के अजायब घर की बात। अजायब घर बोलते हैं बेटा म्यूजियम के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो पहले बताया गया है कि भाई म्यूजियम के अंदर रखी गई है सब चीज़ें जो है। अभी अब आता है यहाँ पे, अब क्या आ रहा है, यहाँ की अजायब घर में आते हैं। किसी ऐसा लगता है कि जैसे किसी छोटे से स्कूल की इमारत होती है, ज़्यादा बड़ा हो, अजायब घर है नहीं। महत्वपूर्ण पर से जो वस्तुएं यहाँ से मिली हैं, जो मतलब वहीं पर जो बनाया गया है छोटा सा, वो ऐसा ही है जैसे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की तरह उसे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद लेखक कहता है कि जो यहाँ की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो कराची, लाहौर और दिल्ली के संग्रहालयों में है, और कुछ लंदन के संग्रहालयों में भी रखी गई है। ठीक है बेटा। अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो है जितनी भी वस्तुएं मिली हैं उनकी संख्या 50,000 से अधिक, इतनी चीज़ें जो है वहाँ पे लोगों को मिली है। तो ये सब कहाँ है, कराची, दिल्ली और लंदन के म्यूजियम्स में, यानी कि अजायब घरों में रखी गई है। ठीक है बेटा। यहाँ पे गेहूँ, तांबा, कांसे के बर्तन, मुहरे, जो वाद्य यंत्र होते हैं वो मिले हैं। चाक पर बने हुए विशाल मृतभांड, पहले भी बताया, चाक आप समझते हैं जिसमें कुम्हार लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें जो है वो मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, खिलौने मिले हैं, कई सारी चीज़ें जैसे कंघी, मिट्टी के कंगन, बहुत ऐसे रंग बिरंगों में पत्थर, मन के, ये चीज़ें जो है, और पत्थर के औजार, तार, कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो अजायब घर में प्रस्তুत वस्तुओं में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं। मतलब ये यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सिंधुवासी जो है बड़े शांति प्रिय लोग थे। यहाँ जो है खुदाई में हथियार नहीं मिले हैं, औजार मिले हैं। औजार में जिनसे जैसे खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी चीज़ काम करने हो उसको औजार कहते हैं। हथियार यानी कि तलवार, भाला, ये चीज़ें नहीं मिली होगी जैसे होती है। जो मतलब कहने का मतलब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है शायद शासन या सत्ता का कोई राजा का प्रभाव नहीं रहा होगा, या फिर कोई सिंधुवासी शांति प्रिय लोग रहे होंगे कि ये लोग जो है जब लड़ाई नहीं करते थे तो हथियारों की जरूरत शायद नहीं पड़ी होगी। तो इस तरह से बेटा आज के लिए ये हो चुका है। आपको जो है वर्क भेज दिया जाएगा।